Hello everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS. Let us start with today's newspaper based current affair questions. आज के न्यूज़पेपर में सभी इलेक्शन के बारे में बातें की गई हैं, कौन जीता है कौन हारा है, तो उसमें से भी हमने अपना यूपीएससी कंटेंट निकाल लिया है. तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड यू कैन सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत की किताब में भी आपके लिए मेंशन्ड है. तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि कितनी दूर तक आपकी बाउंड्री बनाई जाए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कि जो आपने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना है वो उसका जो एरिया है, उसका जो रूलिंग एरिया रहेगा, जो उसका गवर्निंग एरिया रहेगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट आपकी बात करती है, द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस. क्या आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती हैं वो 1971 के सेंसस पे डिसाइड की जाती हैं? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज 2001 सेंसस. राइट. इससे पहले जब से आपका 2002 डिलिमिटेशन एक्ट पास हुई है, उससे पहले आपका 1971 का ही सेंसस यूज होता था, लेकिन अब आपका 2001 सेंसस यूज हुआ है while forming the constituencies. Right. Second is Article 330 and 332 of the Constitution of India provides for refixing the number of seats reserved for the scheduled caste एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो मतलब क्या है कि 330 तो आपका शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हो गया है और 332 आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हो गया है, कि इनकी रीफिक्सिंग ऑफ द सीट्स जो होगी रिजर्वेशन के लिए, दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज आर्टिकल्स. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट. तो हमारा पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें आंसर विल बी बी, ओनली 2. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं. यूपीएससी भी ऐसे ही खेलता है आपके दिमाग के साथ. जैसे ही इतना बड़ा क्वेश्चन दिखेगा पहले तो डर बन जाएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, कुछ तो डिफिकल्ट होगा. लेकिन जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक छोटी सी कुछ हेरा फेरी बसाई हुई है, इसमें कुछ घुसाई हुई है हेरा फेरी, जिसकी वजह से वो आंसर सबसे ईजी बन जाता है. सो एक यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आरपीए एक्ट 1950 की बात करी है, जिसमें सॉट टू, ये एक्ट आपको कन्फर करता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पावर देता है, इलेक्शन कमीशन को पावर देता है टू डिलिमिट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कन्फर करती है पावर. कौन सी? आपकी आरपीए एक्ट 1950. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो. यहां पे बस क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट. व्हाट विल बी हियर? प्रेसिडेंट. तो पावर तो दी गई है, लेकिन किसको दी गई है? प्रेसिडेंट. हाँ, ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो रियल पावर है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देखा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है और बस एक गलती कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है या फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है. राइट. नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द प्रोविजंस ऑफ द क्वालिफिकेशन, disqualification and corrupt practices and other election offences, the decision of election disputes representation of the people act was enacted. तो 1950 यहाँ पे भी दोबारा से RPA एक्ट की बात करी गई है 1950 की. तो क्या आपके जितने भी यहाँ पे ऑफेंसेस दिए गए हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस दिए गए हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट्स की बात करी गई है, तो या क्या यही एक्ट इसके साथ डील करती है? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगा? आरपीए एक्ट 1951. क्योंकि आरपीए 1950 में कुछ कमियां पाई गई कि जो और इश्यूज हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो कंप्लीटली एड्रेस नहीं हो रहे हैं विद वन सिंगल एक्ट. तो इसीलिए एक दूसरी एक्ट लाई गई 1951 एंड दैट इज व्हाई बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. एंड यहां पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नोर टू. क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पे बात हो रही है आर्टिकल 323B, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बात होगी. यहां पे एम्पावर्स द पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली टू एस्टेब्लिश अ ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स. कि कभी भी कोई इलेक्शन डिस्प्यूट आता है तो उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है, तो सिर्फ पार्लियामेंट. अब क्या है? खेल है शब्दों का.
या तो यहाँ पे ओनली होता तो सभी बच्चों को पता है ओनली तो एलिमिनेशन ट्रिक है, तो अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है एक्सक्लूसिवली, राइट। तो यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 323 एम्पावर्स द पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली टू एस्टेब्लिश अ ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, कि वो जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो फॉर्म दिस सिमिलर टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल, करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ एट एनी टाइम एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि ये पावर देता है इलेक्शन डिस्प्यूट अगर होता है तो आप ट्रिब्यूनल बना सकते हैं उस इलेक्शन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। हालांकि आज तक कोई ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे इट्स अपील शेल नॉट लाई टू एनी कोर्ट, कि जो भी डिसीजन रहेगा ट्रिब्यूनल का वो क्या फाइनल रहेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इटसेल्फ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट और आपका अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अपील। स्पेशल लीव किस तरह आप सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं एंड हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल की अपील जा सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। Next is independent India conducted its first general election in 1950 after the enforcement of the Constitution of India। जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होता है 1950 में, वैसे ही आपके जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज हियर इट विल बी 1952। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब कंडक्ट कराए गए थे? 1952 में। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहाँ पे छुपा हुआ है, मान लो आपको पूरा क्वेश्चन आता बट स्टिल इट विल बी इनकरेक्ट फॉर सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज दे मिस आउट ऑन दीज वर्ड्स। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट कितनी है? सारी की सारी है, ऑल 3। तो आंसर विल बी सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is regarding the Election Commission of India. Now, first statement says, according to the Constitution of India, the two other election commissioners are subordinate to the Chief Election Commissioner. तो अगर आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा है तो उसमें कंपोजिशन कैसे दी जाती है? 1+2। तो एक आपके होंगे CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड बाकी 2 होंगे इलेक्शन कमिश्नर। तो नाम से ही जाहिर होता है कि कुछ तो खास बात होगी। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे आर नॉट सबऑर्डिनेट। तीनों को बराबर पावर दी गई है, तीनों के पास इक्वल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। बस नाम अलग है कि यहाँ पे चीफ लगा दिया है एंड यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस इन द पावर्स, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द कमिश्नर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और until they attain the age of 65 years। तो ये पॉइंट तो हमारा सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे आ जाएगा 6 years, right? So this statement is also wrong. Next is the constitution has prescribed the qualification of the members of the election commission। तो जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर्स बनेंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन या फिर जो आपके मेंबर्स बनेंगे इलेक्शन कमीशन के, क्या उनकी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है? तो आंसर इज नो। ये आप जब चैलेंजेस पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, तो यहाँ पे आपको यही एक पॉइंट देखने को मिलेगा कि आई एम सॉरी, वहां पे आपको यही पॉइंट देखने को मिलेगा कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करी हुई। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। सो यहां पे पूछा गया है क्या? करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आपका साइंस वाले सेगमेंट में हिंदू न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कैसे हम आरएनए से डीएनए बना सकते हैं और उस डीएनए को कैसे हम फर्दर इन्फेक्शन से रोक सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल द आर्टिकल इज अबाउट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात है तो जहां पे भी आपका एज लग जाए, किसी भी साइंटिफिक नाम के पीछे एज लग जाए, तो समझ जाना वहां पे एंजाइम की बात हो रही है। दिस इज अबाउट द एंजाइम। तो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द रेट्रोवायरसेस। इट इज डेफिनेटली फाउंड इन द रेट्रोवायरसेस, लेकिन बात क्या की गई है? एक्सक्लूसिवली। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आपके यूकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी आपको देखने को मिलेगा।
राइट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको एंजाइम यूकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिलता है, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग mRNA इनटू कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अभी हमने यही डिस्कस किया कि आर्टिकल ही पूरा इसके बारे में है, सो दैट इज व्हाई आंसर विल बी 2 ओनली, क्योंकि पूछा क्या गया है करेक्ट। इसी टॉपिक पे अगर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज रेफर टू दी द्रोणाचार्य न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो विच हैज बीन अपलोडिंग सिंस many years, since many days, right? तो शुरुआत सुबह आप इसी से कीजिए न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो से, right? So thank you and have a nice day.